यस, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। कैसे हैं आप सारे? होपफुली आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार होंगे। आज हमारा 6 डेज नोट सेट 5 चैलेंज का डे 5 है और मैं आप सभी के साथ दोबारा से हाजिर हूँ 9:30 बजे डेली की तरह। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना। आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो हमारा टारगेट आज वो है कंप्लीट एमएसएन। कल भी हम एमएसएन कंप्लीट कर रहे थे, कल भी हमने एमएसएन के बारे में बातें करी थी बहुत सारी। आज हम फिर से एमएसएन के बारे में ही बातें करेंगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में आज दोबारा से बातें करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से क्लास में ज्वाइन हो जाएं सारे के सारे। गुड इवनिंग मयूर जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग प्रेरणा जी, हाउ आर यू? कैसे हैं सारे बच्चे? प्राची जी गुड इवनिंग। और जैसा कि पता है परसों आप सभी का एग्जाम है ना, डे आफ्टर टुमारो आप सभी का एग्जाम है। जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। एंड कैसे हैं आप सभी? होपफुली बहुत शानदार है। जल्दी से शेयर करें फटाफट इस सेशन को और जल्दी से लाइव आए सारे बच्चे, है ना। जल्दी से शेयर करें, जल्दी से लाइव आए। पारुल ठाकुर जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? जल्दी से शेयर कर दे फटाफट से इस सेशन को, जल्दी से शेयर करें। हर एक बच्चा शेयर करेगा सेशन फटाफट और उसके बाद जल्दी से जुड़ जाएं यहाँ पे। एंड आज करते हैं बहुत सारी नई नई बातें एमएसएन के बारे में, ठीक है। आज अपने बहुत सारी नई नई बातें करेंगे, बहुत सारी नई नई चीजें जानने की कोशिश करेंगे। आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा जो रहेगा आप सभी से, वो क्वेश्चन ये है कि एक बात बताएं कि सर हम लोग वारफेरिन को किन चीजों से मॉनिटर करते हैं? गुड इवनिंग रमेश जी, प्रेरणा जी गुड इवनिंग। अच्छा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। मैं अच्छा हूँ बिल्कुल। पारुल जी आप बताएं आप कैसे हैं? मधु जी कैसे हैं आप? एंड ज्योति वर्मा जी जल्दी से जुड़ जाएं सारे बच्चे, फटाफट आए। गुड इवनिंग अनु जी गुड इवनिंग, जल्दी से जुड़े सारे बच्चे, पहले जुड़ जाएं। फिर आज का मेरा सबसे पहला सवाल आप सभी के लिए, गुड इवनिंग ईशान जी, है ना। आज का मेरा सबसे पहला सवाल आप सभी से, वारफेरिन को किन चीजों से मॉनिटर किया जाता है? वारफेरिन को किन चीजों से मॉनिटर किया जाता है? जल्दी से बताएं बच्चों। गुड इवनिंग ज्योति वर्मा जी, कैसे हैं आप? वारफेरिन को किन चीजों से मॉनिटर किया जाएगा? कौन कौन से 2 चीजें हैं जिनको वारफेरिन से मॉनिटर करते हैं हम लोग? जल्दी से बताएं। गुड इवनिंग मधु जी, गुड इवनिंग संजना जी, कैसे हैं आप? जल्दी से जुड़े फटाफट, क्लास से जुड़े। चले, पहला क्वेश्चन, वारफेरिन को किससे मॉनिटर करते हैं? याद रखें, वारफेरिन को पीटीआईएनआर से मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। रूपलाल जी गुड इवनिंग। वारफेरिन को पीटीआईएनआर से मॉनिटर किया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो, ठीक है। सर प्लूरेसी एंड एम्फाइसीमा में डिफरेंस बताओ। क्वेश्चन प्लीज एक बार वापस से चेक करें, है ना। क्वेश्चन दोबारा से चेक करें, क्या ये प्लूरेसी ही लिखा है आपने या कुछ और है? ठीक है, बिल्कुल सही है। पीटीआईएनआर से हम वारफेरिन को चेक करते हैं। याद रखें, इसकी जो ट्रिक होती है उसको याद रखें, वेप्ट बोलते हैं, WEPT वेप्ट से इसको याद रखना है बच्चों, गलती नहीं करके आनी। अगला क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे एक बात बताएं, हिपैरिन को किससे मॉनिटर किया जाता है? याद रखना, हिपैरिन को हम लोग मॉनिटर करते हैं एपीटीटी से, है ना, एपीटीटी से, ठीक है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। एपीटीटी से हम लोग हिपैरिन को चेक करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चले जरा मुझे कोई बच्चा एक बात बताएगा कि सर यहाँ पे क्रिसमस फैक्टर कौन से नंबर का क्लोटिंग फैक्टर होता है? फटाफट से आंसर बताते जाए जल्दी जल्दी, मैं ताकि फटाफट आगे की बातें आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे जल्दी से बताओ मुझे, कौन सा बच्चा बताएगा क्रिसमस फैक्टर कौन से नंबर का क्लोटिंग फैक्टर होता है? फटाफट बताएं, क्रिसमस फैक्टर कौन से नंबर का क्लोटिंग फैक्टर होता है? क्रिसमस फैक्टर 9। पारुल जी क्या बात है ना, फैक्टर 9, ठीक है, फैक्टर 9 होता है बिल्कुल। एंड रितिका राजपूत जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? भारती जी गुड इवनिंग। तिष्का जी क्या बात है, 9 याद है, बहुत अच्छी बात है अगर याद है तो, है ना, बहुत अच्छी बात है अगर याद कर रखा आप सभी ने। प्लीज याद रखें ऐसी छोटी छोटी बातें, ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बातें गलत ना करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, अगली बात करते हैं फटाफट। सर अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें जल्दी से मुझे, कौन सा बच्चा बताएगा कि सर यहाँ पे हम लोगों को ये बताए, मिजनर प्लक्सेस कौन सी लेयर में मिलते हैं? मिजनर प्लक्सेस यहाँ पे हम लोगों को जीआई ट्रैक की कौन सी लेयर में मिलेंगे? देवराज जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? फटाफट बताएं, मिजनर प्लक्सेस जीआई ट्रैक की कौन सी लेयर में मिलता है, मिजेंट्रिक प्लक्सेस कौन सी लेयर में मिलता है? फटाफट दोनों क्वेश्चन का आंसर करते जाएं ताकि मैं आगे बढ़ता जाऊं। मिजनर प्लक्सेस बताएं फटाफट। मिजनर प्लक्सेस हम लोगों को यहाँ पे कौन सी जीआई ट्रैक की लेयर में देखने को मिलता है? जल्दी से आंसर करें। संध्या जी आंसर बताएं, जल्दी से बताएं। संध्या जायसवाल जी आंसर बताएं, मिजनर प्लक्सेस। टेलर जी जल्दी से आंसर बताएं, मिजनर प्लक्सेस। नो आइडिया ब्राड जी, याद रखें मिजनर प्लक्सेस सब म्यूकोसा लेयर के अंदर मिलता है,
किसमें मिलता है? सब म्यूकोसा लेयर के अंदर मेजनर प्लक्सेस मिलता है। और याद रखना यहाँ पे अगर तुमसे कोई पूछता है मेजेंट्रिक प्लक्सेस कहाँ पे मिलता है, याद रखें मेजेंट्रिक प्लक्सेस हमें म्यूकोसा के अंदर मिलता है। बच्चों सब म्यूकोसा के अंदर कौन सा मिलता है? मेजनर प्लक्सेस, जिसका सिक्रेटरी फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? सिक्रेटरी। और दूसरा है सर यहाँ पे मेजेंट्रिक प्लक्सेस म्यूकोसा के अंदर देखने को मिलता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार टॉपिक है तुम्हारे एग्जाम का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम में, कई बार पूछा जाता है। क्या मुझे कोई बच्चा बताएगा यहाँ पे इसोफेगस और ओरल कैविटी का मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है? याद रखें, अगर इसोफेगस, ओरल कैविटी या फिर रेक्टम और एनल कैनाल पूछा जाए, अभी बताएंगे आयुषी जी। जैसे ही मैं आपको रेस्पिरेटरी पे पहुंचूंगा मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा, एम्फाइसीमा और इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अगला सवाल है मेरा आप सभी के लिए बच्चों की ओरल कैविटी, अगर ओरल कैविटी की बात करूं, इसोफेगस की बात करूं और रेक्टम और एनल कैनाल की बात करूं, अगर इन 3 चीजों की बात करूं तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन कैंसर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। कौन सा होता है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। वहीं अगर मैं इंटेस्टाइन और एब्डोमेन की बात करूं, स्टमक की बात करूं, तो इंटेस्टाइन और स्टमक के अंदर यहाँ पे याद रखें एडिनो कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन होता है। अगर मैं पोस्ट्रेट की बात करूं तो पोस्ट्रेट के अंदर भी एडिनो कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन होता है। पोस्ट्रेट ग्लैंड में भी एडिनोकार्सिनोमा मोस्ट कॉमन होता है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप सभी के एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, प्लीज बच्चों याद रखें, गलती ना करके आए इसके अंदर, ठीक है। यहां तक की बातें समझ आ गई? जल्दी से बताएं, आगे चलें क्या? आगे चलें फटाफट, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल आप सभी के लिए, अगला सवाल आप सभी के लिए मेरा क्वेश्चन है, अगला आप सभी के लिए जल्दी से बताएं। यहाँ पे 2 स्लाइवरी ग्लैंड 2 टाइप की होती है ना, मेजर और माइनर, मेजर और माइनर। जल्दी से एक क्वेश्चन बताएं, मम्स कौन सी ग्लैंड के कारण होता है? कौन सी ग्लैंड अफेक्टेड होती है तो मम्स हो जाएगा पेशेंट को? फटाफट से बताएं, आंसर बताएं जल्दी से। कौन सी ग्लैंड अफेक्टेड होगी तो मम्स हो जाएगा पेशेंट को? जल्दी से बताएं, फटाफट से बताओ बच्चों। जल्दी से, पैरोटिड ग्लैंड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बच्चों, पैरोटिड ग्लैंड, बहुत अच्छी बात है। और याद रखें यहाँ पे 3 टाइप, 3 मेजर ग्लैंड होती है, स्लाइवरी ग्लैंड 3 मेजर ग्लैंड होती है ना। शीना जी क्या बात है, गुड इवनिंग, इट्स शरोन, ओके शरोन, ठीक है समझ गया, ओके याद आ गया मुझे। चलें अगला क्वेश्चन बताएं कि सर यहाँ पे सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल और पैरोटिड 3 टाइप की ग्लैंड होती है, जो मेजर स्लाइवरी ग्लैंड होती है, और इसके अंदर मोस्ट जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसके कारण मम्स होता है पेशेंट को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप बात याद रखना, इस क्वेश्चन को गलत मत करके आना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तुम्हारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, कई बार तुम्हारे एग्जाम के अंदर पूछा गया है। चलें अगला क्वेश्चन है मेरा आप सभी से बच्चों, अगला क्वेश्चन है एक्कालेशिया कार्डिया के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होती है? क्या आप सभी ने एक्कालेशिया कार्डिया सुना है क्या? क्या एक्कालेशिया कार्डिया बीमारी का नाम सुना है क्या आप सभी ने? और अगर आप सभी ने एक्कालेशिया कार्डिया का नाम सुना है तो मुझे बताएं यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहता है? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है एक्कालेशिया कार्डिया में? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। एक्कालेशिया कार्डिया के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहती है बच्चों? याद रखें एक्कालेशिया कार्डिया में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस यहाँ पे हेलर्स मायोटोमी रहती है। दोबारा से सुने, एक्कालेशिया कार्डिया की ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस यहाँ पे हेलर्स मायोटोमी रहती है। शायद नहीं सुना होगा तुमने आज से पहले इसका नाम, बट अभी सुन के याद करें इसको, अभी सुन के इसको याद करें। एक्कालेशिया कार्डिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम के अंदर मैं देखता हूं एक्कालेशिया कार्डिया पे कई बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक्कालेशिया कार्डिया जरूर याद रखना। और प्रेम लोधा जी झालावाड़ कब आना है बताएं जरा, जब बुलाओगे तभी आ जाएंगे, ठीक है, जब बुलाओगे तभी आ जाएंगे, ठीक है। चले ठीक है, यहाँ पे डायग्नोसिस के लिए क्या करना चाहिए? डायग्नोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा होता है? फटाफट बताएं। हेलर मायोटोमी, बिल्कुल बिल्कुल सोनम सिंह जी, ठीक है। अमित जी बताएंगे सर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जांच कौन सी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा होता है? यहाँ पे फटाफट से बताएं, एक्कालेशिया कार्डिया में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा होता है? कौन सा टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम एक्कालेशिया कार्डिया में कर सकते हैं? मधु जी ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? सर मेरी शादी में आना, बिल्कुल बिल्कुल प्रेम लोधा जी, आप मुझे कार्ड भेज देना, मैं पक्का उसी दिन आ जाऊंगा झालावाड़, ठीक है। मैं सोच रहा हूं आने का, पर जब आपकी शादी होगी अब मैं तभी आऊंगा ठीक है। चलें, ठीक है। रितिका राजपूत जी क्या होता है, क्या होता है? बस इतनी सी बात याद रखें, लोअर इसोफेजियल स्पिंचर रिलैक्स नहीं हो पाता, ठीक है। एक्कालेशिया कार्डिया में लोअर इसोफेजियल स्पिंचर रिलैक्स नहीं हो पाता, याद रखना।
ठीक है, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। किसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है? इनहिबिटरी न्यूरॉन्स के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। क्या बात है, बोटॉक्स याद आ रहा है यहाँ पे, है ना, बोटॉक्स याद आ रहा है यहाँ पे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, सारे के सारे बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि सर यहाँ पे मोनोमेट्री सबसे अच्छा टेस्ट होता है। ठीक है, मोनोमेट्री सबसे अच्छी जांच होती है यहाँ पे एक्कालेशिया कार्डिया के लिए। अगला सवाल मेरा जीईआरडी से है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। सर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहेगी? जीईआरडी, माही प्रजापति जी इस बात का जवाब दें। जीईआरडी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के अंदर सर मुझे क्या करवाना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहेगी? जल्दी से बताएं। ये मैं नहीं हूं बर्तन फोड़ने वाला, मैं चुपचाप बैठा हूं। ये हमारे साथ में 2-3 क्या बोलूं उनको मैं, जो निचलाए नहीं बैठते, बचपन में कहा करते थे ना, जिनसे निचलाया नहीं बैठा जाता, ऐसे कुछ उग्रवादी रहते हैं यूं मान लो। ठीक है, इनको टिकाऊ नहीं है, इनसे चुपचाप बैठा ही नहीं जाता। चलें जल्दी से बताएं, जीईआरडी के अंदर, जीईआरडी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के अंदर यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहेगी? प्रेंता जी बताएंगे फटाफट, जल्दी से बताएं प्रेंता जी, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन जीईआरडी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज? एसआर अन्नू जी बताएं, प्राची वर्मा जी बताएं, फटाफट हर एक बच्चा आंसर बताए। सुमित्रा प्रजापति जी क्वेश्चन का आंसर बताएं। अरे जीईआरडी पूछ रहा हूं मैं, जीईआरडी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जीईआरडी के अंदर। जल्दी से बताएं। मधु जी क्वेश्चन का जवाब, सवाल दें, पहले जवाब दें, क्वेश्चन का आंसर बताएं, उसके बाद मौज मस्ती करें। अगर क्वेश्चन आता है और आंसर दे दें, उसके बाद मस्ती किया करें। अगर क्वेश्चन नहीं आता और फिर मस्ती कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। ठीक है, बहुत गलत बात है। एंडोस्कोपी नहीं होता। चले बच्चों, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, जो हम जीईआरडी में करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखें, ना तो एंडोस्कोपी ना ही कुछ और, यहाँ पे 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग करनी होती है, याद रखा। सर यहाँ पे हम एंटी एसिड यूज करते हैं, 2 टाइप के एंटी एसिड्स यूज कर लेते हैं हम जीईआरडी के अंदर। अगर मैं दोनों टाइप के एंटी एसिड्स की बात करूं तो एक मैग्नीशियम होता है और एक एल्युमिनियम होता है। मुझे कौन सा बच्चा बताएगा कि सर डायरिया कौन करवाता है? मुझे कौन सा बच्चा बताएगा कि सर यहाँ पे कौन सा एंटी एसिड डायरिया करवाता है? जल्दी से बताएं। 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग याद रखें प्लीज, आज के बाद एंडोस्कोपी याद नहीं रखनी है। जीईआरडी के अंदर 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग सबसे अच्छी डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। अगला सवाल है मेरा, यहाँ पे एंटी एसिड 2 टाइप के दिए जाते हैं, एक मैग्नीशियम और एक एल्युमिनियम। मुझे ये बताएं, इन दोनों में से डायरिया कौन करवाता है? याद रखें बिल्कुल, किसी पेशेंट को अगर डायरिया है, यहाँ पे डायरिया के साथ जीईआरडी हो जाएगा तो मैग्नीशियम कभी नहीं देना। मैग्नीशियम से डायरिया होता है और एल्युमिनियम से कॉन्स्टिपेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लीज याद रखें। ठीक है, चलें, बिल्कुल पारुल जी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। चलें अगली बात करते हैं वेरिकोस वेन के बारे में। बच्चों कौन सा बच्चा मुझे बताएगा? यहाँ पे वेरिकोस वेन की बात कर लेते हैं फटाफट। सर वेरिकोस वेन के अंदर हम लोगों को मोस्ट कॉमन कारण बताएं वेरिकोस वेन का। गुड इवनिंग तमन्ना जी, जल्दी से। बिल्कुल मैग्नीशियम सही आंसर है। अगला सवाल, वेरिकोस वेन के अंदर मोस्ट कॉमन या फिर वेरिकोस वेन का बता दो चले मोस्ट कॉमन कारण, और दूसरा क्वेश्चन भी बता दें, इसोफेजियल वेरिएसिस का भी मोस्ट कॉमन कोज बताएं। वेरिकोस वेन का भी बता दें एंड इसोफेजियल वेरिएसिस का भी मोस्ट कॉमन कारण बताएं। दोनों क्वेश्चन का आंसर बताएं फटाफट, दोनों क्वेश्चन का आंसर बताएं। इसोफेजियल वेरिसिस का मोस्ट कॉमन कारण बताएं, इसोफेजियल वेरिसिस का मोस्ट कॉमन कारण बता दो फटाफट से, वरना फोड़ दिए जाओगे। बता रहा हूं मैं तुम सभी को। हाँ, वीडियो रिक्वेस्ट पे कौन बात करना चाहता है? सुमित्रा प्रजापति जी और बहुत सारे बच्चे। क्यों मन नहीं लग रहा है क्या? चले, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन, बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों। पोर्टल वेन हाइपरटेंशन, क्या बात है, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर है यहाँ पे, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। चले जल्दी से बताएं, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ पैराइटल सेल्स की, स्टमक के अंदर पैराइटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या सीक्रेट करते हैं? पैराइटल सेल्स कौन कौन सी 2 चीजें सीक्रेट करते हैं? फटाफट से बता दो। पैराइटल सेल्स कौन कौन सी 2 चीजों का सिक्रेशंस करवाते हैं? जल्दी से बताएं, पैराइटल सेल्स कौन कौन सी 2 चीजों का सिक्रेशंस करवाएंगे? जल्दी से आंसर करें बच्चों, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से। पैराइटल सेल्स कौन कौन सी 2 चीजों का सिक्रेशंस करवाते हैं? जल्दी से बताएं।
नहीं पता सर, हमें नहीं पता। याद रखिए पैराइटल सेल HCl का और इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशंस करवाते हैं। अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा सारे के सारे। सर यहाँ पे गैस्ट्राइटिस की बात करूं तो 3 टाइप के गैस्ट्राइटिस होते हैं, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। मेरा तुम सभी से क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस कौन सा होता है? 3 टाइप के गैस्ट्राइटिस होते हैं, 3 टाइप के गैस्ट्राइटिस होते हैं, टाइप ए, टाइप बी। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस क्या होता है यहाँ पे जल्दी से बताएं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस। सर मेरा 500 MB चला गया 5 मिनट के अंदर। इनोसेंट जी मैं क्या करूं, मैं भी इनोसेंट हूं तुम्हारी तरह, मजबूर हूं तुम सबकी सभी की तरह मैं भी, है ना। मैं मजबूर हूं, मैं रिचार्ज नहीं करवा सकता। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं रिचार्ज भी करवा देता आपको, ठीक है। चलें। अरे सर रिचार्ज की तो बात ही मत करो सर, नो आइडिया। क्यों आइडिया क्यों नहीं है भैया? मोस्ट कॉमन, बिल्कुल प्रेरणा जी, माही जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस यहाँ पे बी होता है, टाइप बी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस। प्राउड ऑफ यू बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन था ये, याद रखें। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस टाइप बी होता है। और यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन इसका कारण होता है वो H पाइलोरी होता है। मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है इसका? H पाइलोरी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखें बच्चों, ठीक है। यहाँ तक समझ आई बातें? अरे यहां तक चमक गई क्या बातें? जल्दी से बताएं। टाइप बी पेप्टिक अल्सर डिजीज करवाता है, H पाइलोरी का इन्फेक्शन करवाता है, याद रखना, गलती मत करके आना। चले मुझे बताएं फटाफट से, पेप्टिक अल्सर 2 टाइप के होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर होता है और एक ड्यूडनल अल्सर होता है। जल्दी से सुनना मेरी बात, पेप्टिक अल्सर 2 टाइप के होते हैं। कोई नहीं सर वाईफाई कनेक्ट करवा दो। सर वॉइस कम क्यों हो गई? कम आ रही है क्या वॉइस? नहीं नित्या गुप्ता जी वॉइस बिल्कुल सही आ रही है, लगता है आपसे बटन दब गया आवाज कम वाला। ध्यान से सुनना मेरी बात, पेप्टिक अल्सर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ड्यूडनल अल्सर और एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर। मेरा क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन अल्सर कौन सा होता है? इन दोनों में से मोस्ट कॉमन अल्सर कौन सा होता है? जल्दी से बताएं। मोस्ट कॉमन गैस्ट्रिक अल्सर होता है या ड्यूडनल अल्सर होता है? जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। मोस्ट कॉमन अल्सर कौन सा होता है? गैस्ट्रिक अल्सर होगा या फिर ड्यूडनल अल्सर होता है? जल्दी से आंसर बताएं, फटाफट बच्चों आंसर बताएं। सवाल का जवाब क्वेश्चन सुनते ही आंसर आना चाहिए बस। तुम्हें सोचने में सिर्फ 5 या 10 सेकंड लगने चाहिए। इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा हूं मैं, मुश्किल तो पूछने शुरू ही नहीं किए मैंने। गैस्ट्रिक अल्सर मोस्ट कॉमन बता रहे हैं, है ना। शोएब अली जी कह रहे हैं सर गैस्ट्रिक अल्सर मोस्ट कॉमन होता है। रितिका जी तुम्हें क्या लगता है? नहीं सर वॉइस कम ही आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता यार, मैं थोड़ा और पास आ जाता हूं। जल्दी से बताएं कौन सा अल्सर ज्यादा कॉमन होता है? क्या बात समझ आ रही है सभी को? क्या आवाज आ रही है एकदम? क्या आवाज आ रही है अब? क्या सभी को आवाज आ रही है? एम ऑडिबल टू एवरीवन? जल्दी से बताएं क्या बात है। बिल्कुल सही आंसर है, ड्यूडनल अल्सर ज्यादा कॉमन होता है, गैस्ट्रिक अल्सर कॉमन नहीं होता, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर कॉमन नहीं होता, ड्यूडनल अल्सर कॉमन होता है। सारे बच्चे इस बात को याद रखें। मेरा अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन, अगर ड्यूडनल अल्सर कॉमन होता है तो मेरा अगला सवाल है कि मोस्ट कॉमन साइट बताएं ड्यूडनल अल्सर की। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ड्यूडनल अल्सर, ड्यूडनम के अलग अलग पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा संभावना होती है ड्यूडनम अल्सर होने की? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएं। ड्यूडनल अल्सर होने की सबसे ज्यादा संभावना कहां पे होती है? कौन से पार्ट ऑफ ड्यूडनम के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ड्यूडनम अल्सर होने के? फटाफट से बताएं, फटाफट आंसर बताएं, जल्दी से आंसर बताएं। मुझे पता है आवाज बिल्कुल सही आ रही है, आंसर बताते जाएं। D1 बिल्कुल, ड्यूडनम फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनम, परफेक्ट आंसर है बिल्कुल। अगला सवाल है मेरा आप सभी से, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, डायग्नोसिस के बारे में बताएं कि सर डायग्नोसिस कैसे किया जाए, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडनल अल्सर दोनों का बताएं। गैस्ट्रिक अल्सर में डायग्नोसिस कैसे करूंगा? सबसे पहला सवाल मेरा आप सभी से, सबसे पहला सवाल, गैस्ट्रिक अल्सर में डायग्नोसिस कैसे करूंगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से। पीहू धाकड़ जी हैं, कहां थे तुम? गोलगप्पे खा रहे थे इस टाइम? अरे गोलगप्पे वालों क्लास टाइम से ज्वाइन कर लिया करो। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनम बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है मेरा, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडनम अल्सर में ज्यादा कॉमन कौन सा होता है ना, ये भी पूछ लिया है। अगला सवाल है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बताएं, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडनम अल्सर में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहने वाली है? फटाफट बताते जाओ ताकि मैं आगे बढ़ता जाऊं, ठीक है। गोलगप्पे खाने वालों जरा टाइम से पहुंच जाया करो क्लास के अंदर, गोलगप्पे बाद में खा लेना बे। चले सर एंडोस्कोपी बता रहे हैं यहाँ पे बच्चे। बच्चों याद रखें गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर एंडोस्कोपी के साथ साथ बायोप्सी भी करनी पड़ती है, बट दूसरा ड्यूडनल अल्सर में सिर्फ एंडोस्कोपी से काम चल जाता है। ड्यूडनम अल्सर में सिर्फ एंडोस्कोपी से काम चल जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर में खाना खाने के तुरंत बाद पेशेंट चीख मारता है, ओई मम्मी दर्द हुआ दर्द हुआ। ड्यूडनल अल्सर में खाना खाने के बाद पेशेंट को रिलीफ मिलता है, पेशेंट को आराम मिलता है। दोबारा से सुने मेरी बातें, गैस्ट्रिक अल्सर
गैस्ट्रिक अल्सर में पेशेंट को खाना खाने के तुरंत बाद दर्द होता है, पेशेंट चिल्लाता है जोर से, है ना, चिल्लाता है जोर से। बट अगर मैं दूसरी बात करूं, दूसरी बात है ड्यूडनल अल्सर। ड्यूडनल अल्सर के अंदर पेशेंट को खाना खाने के बाद तो दर्द सही होता है, खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद पेशेंट चीख मारता है और ये मम्मी दर्द हुआ। समझ आ गई बात मेरी? याद रखे, ड्यूडनल अल्सर में वेट गेन होता है, पेप्टिक अल्सर में वेट लॉस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे मोस्ट कॉमन कारण जो रहता है वो एच पाइलोरी इन्फेक्शन रहता है बच्चों। मोस्ट कॉमन कारण एच पाइलोरी इन्फेक्शन रहता है, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में याद रखते हैं। और यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करूं मैं तो ट्रिपल थेरेपी दी जाती है ट्रीटमेंट के अंदर। अरे क्या दिया जाता है? ट्रिपल थेरेपी ट्रीटमेंट के अंदर दिया जाता है। ट्रिपल थेरेपी में हम 2 एंटीबायोटिक्स देते हैं और 1 प्रोटोन पंप इनिबिटर देते हैं। प्रोटोन पंप इनिबिटर क्या होता है? पेंटोप्रोजोल। पेंटोप्रोजोल और 2 एंटीबायोटिक्स दी जाती है। एंटीबायोटिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग एंटीबायोटिक्स के अंदर कौन कौन सी दवाई दे सकते हैं? क्लैरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, है ना, कैलिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। इनमें से कोई भी 2 एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं। प्रोटोन पंप इनिबिटर, रेंटेक दी जा सकती है, एंटासिड्स दी जा सकती है, एंटा एसिड्स भी दी जा सकती है। क्या यहां तक बात समझ आई सभी को? चले डंपिंग सिंड्रोम के बारे में बताएं। डंपिंग सिंड्रोम, मंडोली जी लेट आए हैं, महेंद्र जी भी लेट आए हैं, दोनों बताएंगे डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है। डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है, जल्दी से बताओ। डंपिंग सिंड्रोम, रितिका राजपूत जी नेटवर्क इशू हो रहा है और मधु जी का भी नेटवर्क इशू हो रहा है। बच्चों मैं क्या करूं, नेटवर्क इशू के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लीज माफ करिएगा। वो आप लोगों की जहां आप रह रहे हो वहां पे हो रहा है नेटवर्क इशू, तो उसका मेरे पास कोई भी इलाज नहीं है। अगला सवाल, डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम, क्या बात सुनी है सभी ने डंपिंग सिंड्रोम के बारे में? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं बच्चों। जो भी स्टमक की रिसेक्शन की सर्जरीज होती है ना, स्टमक रिसेक्शन की सर्जरीज होती है, जहां पे हम स्टमक के अंदर रिसेक्शन करते हैं, ऐसी सर्जरीज में हमें डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है। डंपिंग सिंड्रोम में जल्दी जल्दी खाली हो जाता है पेट। अरे जल्दी जल्दी खाली हो जाता है, याद रखना। यहाँ पे सामान जो खाते हो तुम लोग वो पेट से इंटेस्टाइन के अंदर बड़ी स्पीड से चला जाएगा, है ना। जंपिंग फूड, है ना। अबे जंपिंग फूड गोलगप्पे थोड़ी ना ये जो कूद के आएंगे। चले ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी बच्चों, याद रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार तुम्हारे एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को प्लीज याद रखें, इसलिए इस क्वेश्चन को प्लीज याद रखें। अगला सवाल है मेरा तुम सभी से, मोस्ट कॉमन वायरल जो पेशेंट के अंदर, अडल्ट के अंदर डायरिया करवाता है, वो कौन सा वायरस है? मोस्ट कॉमन वायरस जो अडल्ट में डायरिया करवाएगा, जल्दी से नाम बताएं उस वायरस का। बच्चों में तो तुम्हें पता है रोटा वायरस होता है ना, अडल्ट में कौन सा ऐसा खपची वायरस होता है? अडल्ट में कौन सा ऐसा खपची वायरस होता है, जल्दी से बताएं। अडल्ट के अंदर कौन सा ऐसा वायरस होता है जो यहाँ पे क्या करवाता है, जो यहाँ पे डायरिया करवाता है? जल्दी से बताएं, उस वायरस का नाम बता दो फटाफट। हाइपरग्लाइसीमिया मिलता है यहाँ पेशेंट को, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोटा वायरस बच्चों में करवाएगा, अडल्ट का पूछा है मैंने, अडल्ट का। जल्दी से आंसर बताओ फटाफट, जल्दी से आंसर बताएं। अच्छा एक और क्वेश्चन है मेरा, क्या वायरल इन्फेक्शन हो जाए पेशेंट के अंदर, वायरस की वजह से डायरिया हो जाए पेशेंट में, तो क्या एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं? क्या एंटीबायोटिक्स देनी अच्छी रहेगी? अगर वायरस की वजह से पेशेंट को डायरिया हो जाए तो एंटीबायोटिक्स देनी सही रहेगी क्या? नहीं देनी है, कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं देनी, और कभी भी एंटी डायरियल नहीं देना, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो अडल्ट में वायरस होता है ना, विब्रो कोलेरा नहीं बोलना है यहाँ पे। कब से वायरस होने लगा कोलेरा है, फोड़ दिए जाओगे यार, फोड़ दिए जाओगे। वायरस पूछ रहा हूं तुमसे मैं, वायरस होता है बच्चों नोरो वायरस, वायरस होता है यहाँ पे नोरो वायरस, याद रखना। मोस्ट कॉमन अडल्ट एरिया, क्या बात चमक गई ये वाली? चले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन है मेरा, मोस्ट कॉमन अडल्ट के अंदर, मोस्ट कॉमन अडल्ट के अंदर पूछ रहा हूं मैं तुम उससे, वापस से सुने। मोस्ट कॉमन अडल्ट में बैक्टीरियल कोज, बैक्टीरियल कारण क्या होता है डायरिया का? मोस्ट कॉमन अडल्ट के अंदर बैक्टीरियल कोज ऑफ डायरिया, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। मोस्ट कॉमन अडल्ट के अंदर बैक्टीरियल कोज ऑफ डायरिया, जल्दी से बताएं। मोस्ट कॉमन अडल्ट के अंदर बैक्टीरियल कोज ऑफ डायरिया बता दो, वरना फोड़ दूंगा पकड़ के तुम्हें। बड़ी गलतियां करते हो आजकल तुम, छोटी छोटी सी, समझदार होते जा रहे हो ज्यादा। चले जल्दी से बताते जाएं ताकि मैं आगे अगली बात करता जाता हूं। यहां पे जल्दी से बताएं, अरे जल्दी बोल दो। कैम्फाइलोबैक्टर,
स्ट्रेप्टोकोकस हर जगह नहीं बोलना है, कैम्फाइलोबैक्टर। अरे कौन सा है, कौन सा बैक्टर है, कैम्फाइलोबैक्टर होता है बच्चों, याद रखें कैम्फाइलोबैक्टर। आज के बाद गलती तो नहीं करके आओगे। अगला सवाल, लोअर जीआई ट्रैक की ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन कारण बताएं। ट्विंकल आरती जी जल्दी से आंसर बताएं। लोअर जीआई ट्रैक का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? लोअर जीआई ट्रैक ब्लीडिंग का सबसे आम कारण, सबसे मोस्ट कॉमन कारण क्या रहने वाला है? बिल्कुल शरोन जी आंसर बताएं फटाफट, जल्दी से आंसर बताएं। हाँ हाँ, हेलो रितिका, कैसे हैं आप, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं पूछ लेता हूं उनसे, बताएं। तिशका जी सवाल पे ध्यान दें, मैंने पूछा है लोअर जीआई ट्रैक का मोस्ट कॉमन कारण क्या रहने वाला है यहाँ पे, मोस्ट कॉमन कोज। कैसे हैं ट्विंकल जी? मैं बिल्कुल अच्छा हूं। जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें, इतना लेट नहीं करना है, इतना लेट आंसर नहीं करना है। बिल्कुल, बराड़ जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है ना। पर बराड़ जी थोड़ा देसी भाषा का कम इस्तेमाल करें। यहाँ पे हेमरोइड्स, हेमरोइड्स बोला जा सकता है, ठीक है। टेक्निकल टर्म यूज करें, कल को तुम्हारा बस चले तुम दूसरा हिंदी वाला बात नाम भी ले दोगे, अरे समस्या हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अंग्रेजी नाम लें प्लीज, अंग्रेजी नाम लिया जाए, ठीक है, अंग्रेजी नाम लिया जाए, याद रखें आज के बाद। चलें, अगला सवाल मेरा आप सभी से है ना, जल्दी से बताएं लीवर का वजन कितना होता है? लीवर क्या 2.5 किलो की होती है, क्या 50 किलो की होती है, क्या 60 किलो की होती है? जल्दी से बताएं, लीवर कितने किलो की होती है, जल्दी से बताओ। लीवर के यहाँ पे याद रखें 500 से ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। लीवर बहुत बढ़िया काम करता है, याद रखना। लीवर के बच्चों 2 लोब्स होते हैं, 2 लोब्स के अंदर बांटते हैं हम लोग लीवर को, है ना, 2 लोब्स के अंदर बांटते हैं, बट यहाँ पे लोब्यूल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। चलें, ये सारी बातें आप सभी को पता है, ये सारी बातें पता है, ये सब मैं नहीं बताऊंगा बार बार। मेरे को क्या समझाना है तुम्हें, ये याद रखें, यहाँ पे कुफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कुफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? कुफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। 1.5 किलो की लीवर होती है, बिल्कुल सही बोला, कुफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो मैक्रोफेजिस कहलाते हैं लीवर के। जो लीवर के क्या कहलाते हैं? मैक्रोफेजिस कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम्हारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यहाँ पे याद रखिए, नॉर्मल लेवल ऑफ टोटल बिलिरुबिन, टोटल बिलिरुबिन की नॉर्मल रेंज 1 to 1.5 mg पर डेसीलीटर होती है। कॉन्जुगेटेड या डायरेक्ट बिलिरुबिन की नॉर्मल रेंज 0 to 0.3 mg पर डेसीलीटर होती है, और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की जो रेंज होती है वो 0.2 to 0.9 mg पर डेसीलीटर होती है। तीनों बातें याद रखना, आज के बाद गलती मत करना। अगर मैं बात करता हूं कौन कौन से एंजाइम्स है जो लीवर डैमेज के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइप के एंजाइम है, AST और ALT। AST और ALT लीवर डैमेज के बारे में बताते हैं। ज्यादा स्पेसिफिक एंजाइम कौन सा होता है, जल्दी से बताएं। जो लीवर डैमेज के बारे में बताएगा वो ALT होता है। अगला है यहाँ पे कौन कौन से ऐसे एंजाइम है जो कोलियोस्टेसिस के बारे में बताएंगे, याद रखें, GGT गामा ग्लूटामेट ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, 5 न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम एंड ALP एंजाइम, ये हमें कोलिस्टेसिस के बारे में बताता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखें, आज के बाद गलती ना करके आए। चलें, जल्दी से बताएं, दारू पीने वाले लोगों में कौन सा एंजाइम ज्यादा स्पेसिफिक होता है, जल्दी से बताएं। अरे रात का समय है, दारू पीने वाले लोगों में कौन सा एंजाइम ज्यादा स्पेसिफिक होता है, मेरा सवाल है अगला। मेरा अगला सवाल आप सभी से है ना, जल्दी से बताएं। अगला क्वेश्चन मेरा, अल्कोहलिक पेशेंट के अंदर कौन सा एंजाइम ज्यादा स्पेसिफिक होता है? AST होता है या ALT होता है? जल्दी से बताओ, AST होता है या ALT होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताएं, जल्दी से आंसर करो यार, इतना टाइम मत लगाओ। AST और ALT, जल्दी से बताएं, अल्कोहलिक पेशेंट में क्या होता है? बिल्कुल, माही प्रजापति जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, AST। AST अल्कोहलिक पेशेंट्स में ज्यादा स्पेसिफिक होता है। अगर आपको लीवर इंजरी का पता लगाना है, एक्यूट लीवर इंजरी का ज्यादा बेहतरीन कौन बताएगा? एक्यूट लीवर इंजरी में ज्यादा बेहतरीन हमें ALT बताता है। ALT एक्यूट लीवर इंजरी के बारे में बताएगा। बट कौन सा पेशेंट अल्कोहल पीता है, दारू पीता है, कौन सा पेशेंट ज्यादा बोलता है कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, उसके बारे में AST बताएगा, ठीक है। क्रोनिक लीवर डिजीज के बारे में एल्बुमिन बताएगा। कौन बताएगा? एल्बुमिन बताएगा। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार टॉपिक्स तुम्हारे एग्जाम में, और कई बार सबसे अच्छी जांच पूछी जाती है तुमसे अल्कोहलिक पेशेंट के अंदर, तो याद रखे ALT और AST और ALT का रेशो, AST और ALT का रेशो निकाल लिया जाए। AST और ALT का रेशो सबसे बेहतरीन बताता है दारू के बारे में, है ना। कि कोई सा पेशेंट झूठ बोले, है ना, कोई तुम गए, तुमने पूछा, चल बता अंकल तू ये बता जल्दी से रोज कितने पैग ले लेता है ना। अंकल ने बोला, अरे कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, मैं तो दारू पीता ही नहीं, मैं तो हाथ ही नहीं लगाता। ठीक है, उसको बोलना रुक जा, तेरा खून निकालने दे मुझे, मैं बताऊंगा तुझे, तू शाम को रिपोर्ट आने दे, मैं बताऊंगा तू दारू पीता है या नहीं पीता। उस पेशेंट का AST और ALT का रेशो निकाल लेना। जो भी तुम AST और ALT आएगा
तो याद रखें AST और ALT को डिवाइड करके उसका रेशो निकालना। अगर रेशो 3:1 से ज्यादा आ जाएगा, अगर 3:1 से ज्यादा रेशो आ जाएगा तो उस पेशेंट के पास जाना और बोलना झूठ काहे बोला था बे, झूठ काहे बोला था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखें। माई जी 2:1 तो सजेस्टिव होता है ना, वो थोड़ा बहुत शक पैदा करता है। हाँ, हो सकता है पेशेंट कहीं ना कहीं दारू पीता होगा, बट जैसे ही 3:1 आ जाए तो शक हमारा भरोसे में बदल जाता है, हमारा शक भरोसे में बदल जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी को पता होना चाहिए। तो हमेशा अल्कोहलिक डिजीज में, अल्कोहलिक केस के अंदर हमेशा AST ज्यादा मिलेगा, और वायरल डिजीज में, लीवर के वायरल डिजीज के अंदर अगर हेपेटाइटिस जैसी डिजीज है तो हमेशा ALT बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी को पता होने चाहिए। प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल 11 से 13 सेकंड होता है, याद रखें। यहाँ पे इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो 0.8 से 1.1 होता है। इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो 0.8 से 1.1 होता है, और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम पूछा जाए तो 30 से 45 सेकंड नॉर्मल होता है। यहां तक कोई बात नहीं समझ आई तो बताएं, या फिर आगे चलें, जल्दी से बताएं, आगे चलें। चलें, कौन सा बच्चा पूरी क्लास में एल्बुमिन का नॉर्मल रेंज बताएगा? पूरी क्लास में कौन सा ऐसा बच्चा है जो मुझे एल्बुमिन की नॉर्मल रेंज बता सकता है बॉडी के अंदर? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताओ, एल्बुमिन की नॉर्मल रेंज कौन सा बच्चा बताएगा? जल्दी से बता दे मुझे एल्बुमिन की नॉर्मल रेंज, फटाफट से एल्बुमिन की नॉर्मल रेंज बता दो। एल्बुमिन की नॉर्मल रेंज बताएं फटाफट। एपीटीटी के बारे में अभी बताया था थोड़ी देर पहले। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नेहा जी, गुड इवनिंग अंजलि जी। एपीटीटी के बारे में अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को ना, एपीटीटी के बारे में बताया था, है ना, हिपैरिन के बारे में बताया था तुमको मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, हिपैरिन का डोज कम करते हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना। ये क्वेश्चन मैंने मेरी क्लास में PYQ सीरीज वाली क्लासेस में तुम्हें सब बता रखे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब बता रखा है मैंने तुम्हें PYQ सीरीज वाली क्लास के अंदर। चलें, 3.4 to 5.4, क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना। 3.4 to 5.4 बिल्कुल सही है नेहा जी। 4.5 से 8 बहुत ज्यादा हो जाएगा, गलत नहीं बताना है। चलें, जल्दी से बताएं, हेपेटाइटिस A वायरस कौन से रूट से फैलता है? जल्दी से बता दो, हेपेटाइटिस A वायरस कौन से रूट से फैलता है? फटाफट बताएं, फटाफट बताएं। हेपेटाइटिस A वायरस फीकोरल रूट से फैलता है। हेपेटाइटिस B वायरस ब्लड और सेक्सुअल रूट से फैलता है और वर्टिकल ट्रांसमिशन भी करवाता है। हेपेटाइटिस B वायरस भी ब्लड से फैलता है। हेपेटाइटिस D वायरस भी ब्लड से फैलता है, और हेपेटाइटिस E वायरस याद रखें फीकोरल रूट से फैलता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, याद रखना। मुझे कौन सा बच्चा बताएगा यहाँ पे सबसे ज्यादा कैंसर की संभावना कौन से हेपेटाइटिस में होती है? सबसे ज्यादा कैंसर होने की संभावना कौन से हेपेटाइटिस के अंदर होती है? कौन सा हेपेटाइटिस का वायरस मैक्सिमम यहां पे रिस्क होता है जो कैंसर करवा सकता है पेशेंट के अंदर? जल्दी से बताएं, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, कौन सा हेपेटाइटिस वायरस ऐसा है जो कैंसर करवा सकता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बताएं, जल्दी आंसर बताएं। हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस C या हेपेटाइटिस B, बिल्कुल, है ना। दोनों याद रखना है, दोनों याद रखना है। मैक्सिमम चांस कैंसर करवाने के बच्चों हेपेटाइटिस B के अंदर होते हैं, बट हेपेटाइटिस C भी करवाता है। हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C दोनों के दोनों सबसे ज्यादा कैंसर करवा सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच, इतना अच्छे अच्छे जवाब दिया आपने। चलिए, अगला सवाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए कि सर अगर मैं किसी पेशेंट के अंदर जो पेशेंट ने हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन करवा रखा है, मैं किसी पेशेंट का ब्लड सैंपल लूंगा और मैं ब्लड सैंपल में कुछ जांचें करके देखूंगा पेशेंट के अंदर। जल्दी से बताएं, अगर किसी पेशेंट ने हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन करवा रखा है तो उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी देखने को मिलती है? जल्दी से बताएं, कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी अगर किसी पेशेंट ने हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन करवा रखा है? जल्दी से बताएं, जल्दी से, अरे जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं,
याद रखिए, अगर किसी पेशेंट ने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करवा रखा है तो उसके अंदर सब कुछ नेगेटिव मिलता है। ना तो उसके अंदर हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन मिलेगा, ना ही उसके अंदर आईजीएम मिलेगा, ना ही आईजीजी एंटीबॉडीज मिलेगी, ना ही उसके अंदर हेपेटाइटिस सी कोर एंटीजन मिलेगा, एंटीबॉडीज मिलेगी सॉरी। उसके अंदर सिर्फ एक चीज मिलती है, याद रखना, जो भी पेशेंट वैक्सीनेटेड होता है हेपेटाइटिस बी से उसमें एक ही चीज मिलती है और उसको बोलते हैं एंटी एचबीएस एंटीबॉडी, एंटी सरफेस हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडीज मिलती है उसके अंदर सिर्फ। अगर ऐसा मिल रहा है तो याद रखें वो पेशेंट वैक्सीनेटेड। अगला सवाल मेरा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस, जल्दी से बताते जाए। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस, जल्दी से आंसर बताएं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस, जल्दी से आंसर करें फटाफट। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस, जल्दी से आंसर बता दो। मोस्ट कॉमन कारण क्रोनिक हेपेटाइटिस का, मोस्ट कॉमन वायरस कौन सा है क्रोनिक हेपेटाइटिस करवाएगा भैया? जल्दी से, अरे जल्दी से बता दो। लड्डू और पेड़ो इतना काहे सोच रहे हो बे, जल्दी से बताएं। ऋतिक जी लेट हो गए तुम आज, हैं? तुम भी गोलगप्पे खाने गए थे क्या? चले जल्दी से आंसर करें। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस, मोस्ट कॉमन कारण क्रोनिक हेपेटाइटिस बी। चले मैंने आंसर बोल दिया, गलती से तुम पर ढीठ हो रखे हो, है ना? याद रखें, नमस्ते। मोस्ट कॉमन कॉज क्रोनिक हेपेटाइटिस का हेपेटाइटिस बी होता है, बट सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस में होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस करवाने का? तो आंसर जाएगा हेपेटाइटिस सी। दोबारा से सुने, मोस्ट कॉमन कारण हेपेटाइटिस करवाता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस कौन करवाएगा? हेपेटाइटिस बी करवाएगा, बट सबसे ज्यादा पोटेंशियल क्रोनिक हेपेटाइटिस करवाने का किसमें होता है? हेपेटाइटिस सी के अंदर होता है। ठीक है, अगला सवाल है, एक्यूट हेपेटाइटिस का मोस्ट कॉमन कारण बच्चों में बताएं और अडल्ट में बताएं। जल्दी से बताएं, बच्चों में और अडल्ट के अंदर बताएं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस इन बच्चा, इन चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन कारण बताएं। एक्यूट हेपेटाइटिस का बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन कारण हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ए होता है। अब वहीं अगर मैं बोलता हूं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस इन अडल्ट, अडल्ट के अंदर हेपेटाइटिस ई होता है, अडल्ट में हेपेटाइटिस ई होता है, याद रखना। और याद रखें, हेपेटाइटिस सी जो होता है उसके मैक्सिमम 90% केसेस क्रोनिक होते हैं, 90% केसेस क्रोनिक होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, याद रखें इसको। ठीक है, चलें, ये सारी बातें अगर समझ में आ गई है तो अगला सवाल मेरा आप सभी से, जल्दी से बताएं, सबसे स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर फॉर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, सबसे स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर फॉर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, जल्दी से बताएं। सबसे स्पेसिफिक। गुड इवनिंग वर्षा जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? अगला सवाल मेरा आप सभी से, सबसे स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर, सबसे स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर। ट्रोपोनिन तो होता है बच्चों, बट ट्रोपोनिन दो टाइप के होते हैं, एक ट्रोपोनिन टी होता है और एक ट्रोपोनिन आई होता है। मेरे साथ सवाल है तुम सभी से, सबसे इंपॉर्टेंट मार्कर बताएं, सबसे बेस्ट मार्कर। ट्रोपाई, प्रेरणा जी क्या बात है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है बच्चों, ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई सबसे परफेक्ट, सबसे बेस्ट मार्कर होता है, सबसे बेस्ट मार्कर होता है ट्रोपोनिन आई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो आप सभी को याद रखना चाहिए। चले अगला सवाल मेरा, सबसे पहले कौन सा मार्कर बढ़ेगा? सीकेएमबी नहीं होता सबसे अच्छा मार्कर, नहीं, सीकेएमबी सबसे अच्छा मार्कर नहीं है, ट्रोपाई, ट्रोपाई सबसे बेस्ट मार्कर होता है और सबसे स्पेसिफिक मार्कर होता है, सबसे स्पेसिफिक मार्कर होता है। अगला सवाल, सबसे पहले कौन सा मार्कर बढ़ता है? सबसे पहले एमआई के अंदर कौन सा मार्कर बढ़ेगा? जल्दी से बताएं, सबसे पहले कौन सा मार्कर बढ़ेगा? जल्दी से बताओ, सबसे पहले कौन सा मार्कर बढ़ता है? अरे एमआई, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, पोटेशियम बढ़ेगा। अरे ऋतिक जी मार्कर पूछ रहे हैं बे, पोटेशियम कहां से आया बीच में, है? काहे पोटेशियम बढ़ा रहे हो? पोटेशियम को रहने दो उनकी जगह पे, पोटेशियम को उनकी जगह पे रहने दें। बिल्कुल मायोग्लोबिन बढ़ता है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बट बच्चों आजकल तुम्हारा नोट सेट थोड़ा सा एडवांस हो रहा है तो मैं तुम्हें बता देता हूं, है ना, मैं तुम्हें बता देता हूं। सबसे पहले हर्ट टाइप फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन बढ़ता है। सबसे पहले जो बढ़ने वाला मार्कर होता है वो हर्ट टाइप फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जो सबसे पहले बढ़ता है। बट इसको करने के लिए हमारे पास भारत देश के अंदर कोई भी टेस्ट अवेलेबल नहीं है।
हम इस जांच को नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी टेस्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमारे देश के अंदर जो पकड़ में आता है सबसे पहले वो मायोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मार्कर बढ़ेगा वो मायोग्लोबिन होता है और सबसे स्पेसिफिक मार्कर ट्रोप आई होता है, ट्रोपोनिन आई होता है। अगला सवाल मेरा आप सभी से, मोस्ट कॉमन आर्टरी जो इन्वॉल्व होती है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के अंदर, उसका नाम बताएं। अरुण गोयल जी क्या बात है, धमाकेदार मायोग्लोबिन के साथ शुरुआत करिए आज तो हैं। चले अगला सवाल बताएं फटाफट। अगला क्वेश्चन है मेरा आप सभी से, मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व्ड इन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के अंदर मोस्ट कॉमन आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होती है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कौन सी। सर कर्व आर्टरी इन्वॉल्व होती है या स्ट्रेट आर्टरी इन्वॉल्व होती है? सर सूचर थोड़ी ना लगानी है, सूचर थोड़ी ना लगाने हैं। अरे लाडा, लाडे वालों, लाडो वालों, लाडा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे लाडा से याद रखना है, बिल्कुल सही आंसर दिया है यहाँ पे, है ना। लाडा बोला जाए तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी यहाँ पे मोस्ट कॉमन होती है जो इन्वॉल्व होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, तुम्हारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी मोस्ट कॉमन होती है जो यहाँ पे आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जो बिल्कुल ना भूलें। लाडा को बिल्कुल याद रखें, लाडो को याद रखें, अपनी लाडो को बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चले मेरा अगला सवाल है, लाडा तो सभी को पता है, मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो तुम सभी से है ना, वो मेरा आप सभी से जो अगला सवाल है वो ये है कि सर सबसे अच्छी ईसीजी में कौन सी लीड है जो हमें लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के बारे में बताती है। ईसीजी में सबसे अच्छी लीड कौन सी है जो लाडा के बारे में बताएगी, जल्दी से बताएं। सबसे अच्छी लीड कौन सी होती है ईसीजी के अंदर, कौन सी लीड से सबसे बेहतरीन हमें पता लगता है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। कौन सा बच्चा इस सवाल का जवाब दे पाएगा, जल्दी से बताएं। अरे इस सवाल का जवाब दे दिया तो समझ जाना धुरंधर हो धुरंधर, कार्डियोलॉजी में महारत हासिल कर ली अगर ये सवाल बता दोगे तुम तो। कि सर यहाँ पे हम लोगों को अगर बता, नहीं नहीं नहीं, मैंने पूछा ईसीजी की कौन सी लीड चेक करेंगे, V2 लीड चेक करेंगे, ऋतिक जी कह रहे हैं। नहीं ऋतिक जी गलत आंसर है, V2 नहीं चेक करते हैं। ठीक है, V2 लीड नहीं चेक करी जाती। ठीक है, याद रखना मोस्ट कॉमन लाडा होता है और मोस्ट कॉमन में बिल्कुल प्रेरणा जी क्या बात है, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बच्चे। V3 और V4 सबसे परफेक्ट लीड होती है, सबसे अच्छी लीड होती है जो यहाँ पे लाडा के अंदर चेक करी जाती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के अंदर के बारे में हमें बताती है कि पेशेंट को यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, दैट्स व्हाई इज द मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व्ड इन एनआई। बिल्कुल पारुल ठाकुर जी परफेक्ट आंसर है। चले अगला क्वेश्चन है मेरा आप सभी से, अगर किसी पेशेंट के अंदर लेफ्ट एंटीरियर आर्टरी इन्वॉल्व है, ध्यान से सुने फटाफट से, अगर किसी पेशेंट के अंदर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इन्वॉल्व है, अभी आपने बताया मुझे कि सर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के अंदर V3 और V4 सबसे इंपॉर्टेंट लीड होती है जो इन्वॉल्व होती है, जिसके कारण हमें पता लगता है। मेरा अगला सवाल है कि सर अगर मान ले लेटरल वॉल एमआई है, किसी पेशेंट के अंदर लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इन्वॉल्व है, लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इन्वॉल्व है और लेटरल वॉल का एमआई है, लेटरल वॉल का एमआई है, तो मोस्ट कॉमन ईसीजी की लीड कौन सी होती है, जल्दी से बताएं। मोस्ट कॉमन जो सबसे बेहतरीन हमें बताएगा वो लीड कौन सी है, जल्दी से इसका आंसर बताएं ताकि मैं आगे की बातें बता सकूं आप सभी को, जल्दी से बताएं। चलें ठीक है, ये बात नहीं बता रहे हो कोई बात नहीं, V5 और V6 होता है। ठीक है, V5 और V6 होता है। चलिए मुश्किल क्वेश्चन है ये मत बताएं। अगला सवाल है मेरा, ईसीजी में सबसे पहला चेंज क्या देखने को मिलता है एमआई के अंदर, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में ईसीजी में सबसे पहला चेंज क्या देखने को मिलेगा, जल्दी से आंसर करें फटाफट, जल्दी से आंसर करें। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के अंदर सबसे पहले ईसीजी में कौन सा परिवर्तन आता है, कौन सा चेंज ईसीजी में देखने को मिलता है। बिल्कुल ठाकुर पारुल जी परफेक्ट आंसर है V5 और V6, वेरी गुड बच्चे, प्राउड ऑफ यू। अरुण जी क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहां पे सबसे पहला चेंज, सबसे पहला चेंज, जल्दी से बताएं सबसे पहला परिवर्तन क्या होता है। यहां पे सबसे पहला परिवर्तन एसटी एलिवेटेड टी वेव इन्वर्जन, अरे ये सभी को पता है। मेरा सवाल है तुमसे, सबसे पहला चेंज, सबसे पहला परिवर्तन कौन सा होता है। चले नहीं पता सर, हमें नहीं पता सबसे अर्ली कौन सा ईसीजी चेंज होता है। हम सभी ने एक ही बात रट रखी है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन, एसटी सेगमेंट एलिवेशन। याद रखें ये सबसे पहला परिवर्तन नहीं होता है, सबसे पहला परिवर्तन होता है हाइपर एक्यूट टी वेव, सबसे पहला परिवर्तन होता है हाइपर एक्यूट टी वेव।
टी वेव का सबसे पहले टी वेव हाइपर एक्यूट होती है। सबसे पहले टी वेव के अंदर हमको हाइपर एक्यूट देखने को मिलता है और हाइपर एक्यूट टी वेव याद रखे टोल टी वेव बोलते हैं इसको, टोल टी वेव बोलते हैं इसको। टी वेव टोल हो जाती है जो सबसे पहला चेंज होता है जो हम लोगों को किस में देखने को मिलता है, ईसीजी के अंदर, एमआई के अंदर। दूसरे नंबर पे एसटी सेगमेंट एलिवेशन होता है। दूसरे नंबर पे कौन सा चेंज होता है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन होता है। तीसरे नंबर पे टी वेव इन्वर्जन होता है। तीसरे नंबर पे टी वेव इन्वर्जन होता है और चौथे नंबर पे याद रखें एसटी सेगमेंट वापस से नॉर्मल आ जाता है, वापस से नॉर्मल आ जाता है। फोर्थ नंबर पे अगर किसी पेशेंट को ओल्ड एमआई है ना, पुराने टाइम पे एमआई रहा था, किसी पेशेंट को पुराने टाइम पे एमआई रहा था सर, थोड़े टाइम पहले उसको दौरा आया था, दिल का एमआई हुआ था उसको, फिर वो ठीक हो गया, इलाज करा लिया उसने, अब वो दोबारा से आया है, सेकंड टाइम अटैक आया उसको एमआई का, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ सेकंड टाइम। हमें ईसीजी में ऐसा क्या देखना है कि हमें पता लग जाए पेशेंट पुराना है, एमआई का पुराना पेशेंट है। ओल्ड एमआई के बारे में ईसीजी में कौन सा परिवर्तन होता है जो हमें ओल्ड एमआई के बारे में बताता है, पुराना एमआई था पेशेंट को? जल्दी से आंसर बताएं सर। हमें नहीं पता सर, इतना सारा कैसे बताएं, है ना। पैथोलॉजिकल क्यू वेव, है ना, डीप क्यू वेव या फिर लार्ज क्यू वेव देखने को मिलती है। डीप क्यू वेव या लार्ज क्यू वेव देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो तुम्हारे से पूछने थे मुझे। मेरे हिसाब से आज आप सभी को ये बातें समझ आ गई होगी। चलें, क्या यहाँ पे मोर्फिन सल्फेट दिया जा सकता है? बिल्कुल सर, मोना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मोर्फिन सल्फेट, ऑक्सीजन, नाइट्रेट एंड एस्पिरिन दे सकते हैं हम लोग पेशेंट को, याद रखें। स्ट्रेप्टोकाइनेस भी दी जाती है, बट आजकल स्ट्रेप्टोकाइनेस से अच्छी अच्छी दवाइयां आ चुकी है, ठीक है। चले अगला सवाल मेरा फटाफट से अनस्टेबल एंजाइना के बारे में बात करते हैं। चलें जल्दी से बताएं, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है तुम्हारे सभी बच्चों से, अनस्टेबल एंजाइना के अंदर यहाँ पे पेशेंट अगर अनस्टेबल एंजाइना है तो यहाँ पे ट्रीटमेंट के अंदर क्या दिया जाएगा? फटाफट बताएं, जल्दी से बताएं, अनस्टेबल एंजाइना के अंदर ट्रीटमेंट में क्या दिया जाएगा पेशेंट को? जल्दी से बताते जाएं, आंसर करते जाएं फटाफट। अनस्टेबल एंजाइना सर यहाँ पे एस्प्रिन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं एस्प्रिन, है ना। एनोक्सापैरिन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं सर। नाइट्रेट्स दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। मुझे अगला सवाल बताएं, नाइट्रेट्स को सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है, बताएं मैक्सिमम कितनी डोज रिपीट करी जा सकती है नाइट्रेट्स की? जल्दी से बताओ, मैक्सिमम कितनी डोज रिपीट कर सकते हैं हम नाइट्रेट्स की? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताओ, नाइट्रेट्स की मैक्सिमम कितनी डोज रिपीट करी जा सकती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम सभी से जल्दी से बता दे। तीन डोज रिपीट करी जाती है। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बच्चों, प्राउड ऑफ यू, ठीक है, प्राउड ऑफ यू बच्चों। ये दवाइयां देने के बाद भी पेशेंट के अंदर सुधार नहीं होता तो याद रखें परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन करना पड़ता है, ठीक है। परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा, अभी माफ करिएगा। परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ये मैं यहाँ पे बोल के नहीं समझा सकता तुम लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा तुम सभी से, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर का पॉजिटिव बायोमार्कर बताएं। कंजस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट में पॉजिटिव बायोमार्कर बताएं, जल्दी से, जल्दी से बताएं पॉजिटिव बायोमार्कर कंजस्टिव हार्ट फेलियर का। अगर किसी पेशेंट को कंजस्टिव हार्ट फेलियर है तो उसका बायोमार्कर क्या रहेगा? जल्दी से बताएं। अगर किसी पेशेंट को कंजस्टिव हार्ट फेलियर है तो उसका बायोमार्कर बताएं और मोस्ट कॉमन सिम्टम्स बताएं, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स बताएं। कंजस्टिव हार्ट फेलियर का मोस्ट कॉमन सिम्टम बताएं जल्दी से। प्रो बीएनपी, बराड़ जी क्या बात है, अरे एक ही तो दिल है, लूट के ही ले जाओगे क्या? अरे बराड़ जी क्या बात है, बड़ा सटीक आंसर मारा, बहुत बढ़िया बच्चे। मोस्ट कॉमन सिम्टम जल्दी से बताएं, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल माही प्रजापति जी, बिल्कुल सही है। प्रो बीएनपी मोस्ट कॉमन पॉजिटिव बायोमार्कर होता है। अगला सवाल मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या रहता है यहाँ पे? बिल्कुल अरुण जी, गूगल इंडस्ट्री पे घूम के आए हो तुम, हैं, नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड पढ़ लिए हो। चले सर ये बीएनपी का लिख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, जरा पूछें गूगल बाबा से। तो गूगल बाबा ने कहा इसकी कहीं ना कहीं नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड जैसी फुल फॉर्म होती है ना। चलें, बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही बात है।
बढ़िया। ऐसे कोई भी चीज का डाउट हो फटाफट कहीं से भी पता करें, बस पता करें। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप सभी से, कंजस्टिव हार्ट फेलियर का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है? याद रखें, फैटीग होता है। फैटीग होता है, थकान होती है, ठीक है, थकान होती है पेशेंट को कंजस्टिव हार्ट फेलियर में। मोस्ट कॉमन सिम्टम पूछा है मैंने, थकान होती है, फैटीग होती है, ठीक है। अगर फैटीग ऑप्शन में है तो पहला आंसर फैटीग जाएगा, अगर फैटीग ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा आंसर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जाएगा, दूसरा आंसर डिस्निया जाएगा, पहला आंसर फैटीग होता है, थकान होती है पेशेंट को। अगला सवाल है मेरा कि सबसे इंपॉर्टेंट साइन बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट साइन बताओ कंजस्टिव हार्ट फेलियर का। पहले तो सिम्टम बता दिया तुमने, अगला सवाल है मेरा साइन बताओ। अरे साइन तो इंपॉर्टेंट है ना, साइन तो हम पकड़ेंगे, सिम्टम तो पेशेंट चिल्ला के बताएगा, साइन हमें पकड़ना है तो हम क्या चेक करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट, सबसे जरूरी साइन बताएं कंजस्टिव हार्ट फेलियर में जो मुझे पता करना है। जल्दी से बताएं, जो मुझे पता करना है जल्दी से बताएं। अरे जल्दी बोलो, जल्दी, इतना टाइम नहीं लगाना है, जल्दी से बोलो। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सिम्टम बता दिया है, सिम्टम बता दिया है, सिम्टम बता दिया। अगला बात बताएं फटाफट। रेडिएटिंग पेन कंजस्टिव हार्ट फेलियर में काहे का दर्द है? दर्द छोड़ें, एडिमा छोड़ें। अरे जेवीपी है ना, जेवीपी, क्या बात है, रेज्ड जेवीपी, इंक्रीज जेवीपी, इंक्रीज जगलर विनर प्रेशर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बच्चों। इंक्रीज जेवीपी, क्या बात है, वेरी गुड। पिटिंग एडिमा होता है, बिल्कुल होता है, बट सबसे जरूरी चीज पूछी मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट साइन तो होता है रेज्ड इंक्रीज्ड जेवीपी, जगलर विनर प्रेशर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया सवाल है, याद रखें, गलती ना करके आए। चले बच्चों, यहाँ पे ट्रीटमेंट किस बेसिस पे किया जाता है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट ब्लड प्रेशर के बेसिस पे किया जाता है। अगर किसी पेशेंट का बीपी 100 से, सिस्टोलिक बीपी 100 से ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पे डायूरेटिक नाइट्रोग्लिसरीन देके काम चल जाएगा। बट अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक बीपी 100 से कम आ रहा है तो यहाँ पे हम लोगों को डोब्यूटामिन या डोपामिन शुरू करना पड़ता है पेशेंट के अंदर। अरे सुना है कि नहीं डोब्यूटामिन और डोपामिन का नाम? तो आज याद रखें, डोब्यूटामिन और डोपामिन यहाँ पे कब शुरू करना पड़ेगा? अगर ब्लड प्रेशर 85 से 100 है, 85 to 100 के बीच में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो हम लोग डोब्यूटामिन शुरू कर सकते हैं। और अगर ब्लड प्रेशर 85 से भी कम है तो यहाँ पे डोपामिन शुरू करना पड़ेगा पेशेंट के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार तुम्हारे एग्जाम के अंदर पूछा गया है, प्लीज याद रखें, ऐसे क्वेश्चंस को गलत ना करके आए, ठीक है। चलें अगली बात करते हैं फटाफट से, कुछ और देख लेता हूं मैं, कुछ पूछने लायक है क्या तुम लोगों से, जल्दी से बता देते हैं। चलें जल्दी से बताएं कि सर यहाँ पे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एसीई एंजाइम इनहिबिटर का, एसीई एंजाइम इनहिबिटर का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या रहेगा? यहाँ जल्दी से बताएं, एसीई एंजाइम इनहिबिटर का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो दवाइयां देते हैं हम लोग, उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या रहेगा? जल्दी से बताएं। अरे बताओ फटाफट, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एसीई एंजाइम इनहिबिटर। सर हमें क्या पता, हमें क्या लेना एसी एंजाइम इनहिबिटर से? है हमने ठेका ले रखा, जो भी पूछोगे हम बताते जाएंगे, हैं इतना ही पता। हेडेक, देखें मधु जी, हेडेक जवाब सुन के हेडेक हो रहा है मेरा, है हेडेक होता है। ड्राई कफ, ड्राई कफ, सूखी खांसी आती है बे, सूखी खांसी, गिल्ली नहीं आती, सूखी खांसी आती है, याद रखें ड्राई कफ। ब्राड जी क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ये याद है वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार तुम्हारे एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है। चलें अगला सवाल देखते हैं, तुमसे क्या पूछना चाहिए? हाइपोटेंशन नहीं होता, हाइपोटेंशन नहीं होता, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन है मेरा आप सभी से, यहाँ पे कौन सा बच्चा मुझे सबसे अच्छी, सबसे इंपॉर्टेंट, चलें जल्दी से बताएं, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर का नाम बताएं। कोई भी 2 कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर का नाम बताएं जो सिर्फ दिल पे काम करेगी। ऐसी दवाई जो सिर्फ दिल पे काम करती है, क्या ही बात है सर, ऐसी दवाई तो कोई भी नहीं है सर जो दिल पे काम करे सिर्फ। है यहाँ पे कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होती है। जल्दी से मेरा सवाल आप सभी से, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर का नाम बताएं। खुशी जी आए हैं लेट और खुशी जी बताएंगे नाम इसका। अरे पूरा हो जाता तो भी ढपचोगी हो जाता, देखते अभी सवाल ही ऐसे पूछे हैं, ढपचोग हो जाते हैं अच्छे अच्छों के। चले सवाल बताएं जल्दी से, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, जल्दी से आंसर बता दें। कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के कोई भी 2 एग्जाम्पल बताएं बच्चों। अच्छा ओबी जी से पूछो, बड़े तेज हो रहे हो। चलें जल्दी से सवाल का आंसर बताएं फटाफट,
ठीक है। यहाँ पे याद रखें बच्चों, कई बार तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। याद रखें बिस्प्रोलोल, बिल्कुल बिस्प्रोलोल है ना, मेटोप्रोलोल, बिस्प्रोलोल, एटिनोलोल, एटिनोलोल, ये कुछ दवाइयां हैं जो कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। जय हो गूगल बाबा की, ब्राड जी जय हो गूगल बाबा की। ओबीजी भी पूरी नहीं है वर्षा जी, ओबीजी तो पूरी करवा दी है मैंने, ओबीजी तो बहुत सारी अलग अलग जगह पे पूरी करवा दी। अगर आपने सारी क्लासेस लिए मेरे यूट्यूब चैनल्स पे देखी है तो मैंने बहुत सारी वीडियोस पढ़ाई है आपको ओबीजी की। और अगर आपने अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे मेरे क्वेश्चन आंसर सेशन लिए हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन लिए हैं, तो याद रखें वहां पे भी मैंने मैक्सिमम पॉइंट करवा दिए हैं, मैक्सिमम चीजें करवा दी है। ठीक है, चले और कुछ पूछा जाए क्या तुमसे? अरे पूछा जाए क्या, या अध्याय खत्म किया जाए आज का? बहुत है इतना, मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें लग रही है। मुझे लग रहा है तुमसे पूछूंगा तुम डर जाओगे, ऐसे डिमोटिवेट हो जाओगे। मैं नहीं चाहता डिमोटिवेट करना तुम्हें, बिल्कुल भी डिमोटिवेट करना नहीं चाहता मैं तुम्हें। ठीक है, तो आज का अध्याय मुझे लगता है यहीं पे समाप्त करना चाहिए हम लोगों को। ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, है ना, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। चले एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं आज का, सबसे बेहतरीन सवाल पूछ लेते हैं आज का। आज का एक आखिरी सवाल आप सभी से आज का एक आखिरी सवाल, जल्दी से बताएं सर। यहाँ पे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस एक बीमारी होती है, ध्यान से सुने। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस एक बीमारी होती है, बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर अगर पेशेंट को, बच्चे को पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है तो पेशेंट को मरमर सुनाई देती है ना, मरमर सुनाई देती है। यहाँ पे तुमको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, जल्दी से बताना उन चारों में से किस जगह पे मरमर सुनाई देगी। पहला ऑप्शन है जिप्सन एरिया, दूसरा ऑप्शन है ईआरबी एरिया, तीसरा ऑप्शन है मिट्रल वोल्व के पास, चौथा ऑप्शन है ट्राइकस्पिड वोल्व के पास। जल्दी से आंसर बताएं, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम लोगों को पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में मरमर सुनाई देगी। पहला ऑप्शन जिप्सन एरिया, दूसरा ऑप्शन ईआरबी एरिया, तीसरा ऑप्शन मिट्रल वोल्व के पास, या फोर्थ वन इज द ट्राइकस्पिड वोल्व के पास। जल्दी से बताएं, जल्दी से इस छोटे से आंसर का जवाब दे दे मुझे। अगर कोई बच्चा इस छोटे से आंसर का जवाब दे पाया तो दिल खुश हो जाएगा मेरा, दिल खुश हो जाएगा मेरा, गार्डन गार्डन हो जाएगा। जल्दी से बता दो इस छोटे से क्वेश्चन का जवाब। कौन बताएगा इस छोटे से क्वेश्चन का जवाब? जल्दी से देखते हैं जरा, कोई है क्या पूरी क्लास के अंदर जो इस छोटे से क्वेश्चन का जवाब बताएगा मुझे? जल्दी से बता दो क्वेश्चन। यहाँ पे आंसर आया जिप्सन एरिया। अरे जिप्सन नहीं होता, वो GIB जिप्सन एरिया होता है। ए आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल, क्या बात है। अरे तेज हो गए हो लड्डू और पेड़ो, तुम क्या खाने लगे हो? बादाम खा रहे हो क्या आजकल? हैं, बादाम खा रहे हो क्या आजकल, इतना तेज होने लगे हो? चलें, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा आंसर है। अगर आपको ये सारी बातें पता है तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका, और जिप्सन एरिया के अंदर ही सुनाई देती है। बिल्कुल सही बोला आप सभी ने, जिप्सन एरिया के अंदर ही सुनाई देती है, बिल्कुल सही बात है। चले, एक छोटे सी बात आई थी बीच में, माही प्रजापति जी, सेठाराम जी हमारे पूछ रहे थे सर थोड़ा सा हमें क्यों ना आप एक बात बताएं, थोड़ा सा रिसर्च के बारे में बताएं। ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च के बारे में वो पूछ रहे थे। मुझे एक छोटी सी 2 बातें बतानी है। मैंने हर साल ये क्वेश्चन रिसर्च के अंदर आता हुआ देखा एग्जाम के अंदर, अल्फा एरर और बीटा एरर, अल्फा एरर और बीटा एरर। देखें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है मैं पूरा अल्फा एरर और बीटा एरर समझा पाऊं तुम्हें, बट यहाँ पे मैं छोटी सी बातें बता सकता हूँ, छोटी सी बातें तुम्हें बता सकता हूँ। वो बात कौन कौन सी है, ध्यान से सुने जरा, कौन सी बात है ना, ध्यान से सुने। सर यहाँ पे अल्फा एरर कब देखने को मिलता है इंसान के अंदर? अल्फा एरर कब देखने को मिलता है? ध्यान से सुनना मेरी एक बात। अल्फा एरर हम लोगों को तब देखने को मिलता है, मान लो मैं पता लगाने गया, मैं एक दवाई लेके गया, वो दवाई ब्लड प्रेशर कम करती थी। ध्यान से सुनना, एक दवाई थी मेरे पास जो बीपी कम करती थी, है ना, ब्लड प्रेशर को कम करती थी दवाई, ब्लड वेसल्स को डायलेट करती थी, बीपी को कम करती थी, ब्लड वेसल्स को डायलेट करती थी। मेरे पास एक ऐसी दवाई थी, मैं उसका रिसर्च कर रहा था, मैं उस दवाई का इफेक्ट देख रहा था, मैं उस दवाई का रिसर्च करने गया, मैं उस दवाई का इफेक्ट देखने गया। ध्यान से सुनते जाना मेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, सारे के सारे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चमक जाएगी बात। और जैसे ही मैं दवाई का रिसर्च कर रहा था, कंसेप्ट मैंने दवाई का रिसर्च करना शुरू किया, तो मैंने दवाई दी पेशेंटों को। उसके बाद मैंने पहले पेशेंट को दवाई देने से पहले डाटा रिकॉर्ड किया, दवाई देने के बाद का डाटा रिकॉर्ड किया। मैंने देखा पेशेंट के बीपी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, पेशेंट के बीपी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा ये दवाई काम की नहीं है, दवाई बकवास है, इसको वापस ले लिया जाए पेशेंट से और मार्केट में दे दिया जाए। जैसे ही मैंने पेशेंटों से कहा भैया वो दवाई बेकार है, जल्दी से दे दे, जल्दी से दे दो उस दवाई को, जल्दी से उस दवाई को वापस दे दें, पेशेंट्स ने देने से मना कर दी, पेशेंट ने वो दवाई देने से मना कर दिया।
ध्यान से सुनना मैं क्या समझा रहा हूं, अल्फा एरर के बारे में समझा रहा हूं मैं। पेशेंट ने वो दवाई देने से मना कर दिया। मेरा कोई कुछ एक पेशेंट थे जिनसे मेरी अच्छी बनती थी, मैंने उनके पास गया धीरे से और मैंने उनसे पूछा कि भैया तुमने दवाई देने से मना क्यों कर दिया, तुमने उस दवाई को देने से मना क्यों कर दिया, ऐसा क्या है उस दवाई में जो तुम दे नहीं रहे हो? बीपी कम करने की तो दवाई थी भैया, ऐसी थोड़ी ना, कोई ड्रग थोड़ी ना दी थी मैंने। कौन सी तुम्हें मैंने मोर्फिन दे दी थी, कौन सी मैंने तुम्हें फेंटानिल दे दी थी, मैंने नॉर्मल सी दवाई दी, तुम वापस क्यों नहीं दे रहे? बच्चों वो वहां पे मैं सिर्फ यही पूछ रहा था और उस पेशेंट ने मुझे बस दवाई का नाम बता दिया जिस दवाई पे रिसर्च चल रही थी, और उस दवाई का नाम था सल्डेनाफिल। समझ आई मैं क्या समझा रहा हूं तुम्हें? कि सर दवाई तो बनाई गई थी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, बट बाद में पता लगा उस कंपनी को जिसने ये दवाई बनाई थी कि उसके हाथ में तो जैकपॉट लग गया है। उसने तो ऐसी दवाई का इन्वेंशन कर दिया है जिसकी मार्केट में जिंदगी भर डिमांड रहने वाली है, आजीवन डिमांड रहने वाली है। और यही कारण था कि पेशेंट उस दवाई को वापस नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो दवाई स्पेसिफिक जगह पे जाके ब्लड वेसल्स को डायलेट करवाती है, स्पेसिफिक जगह पे जाके ब्लड वेसल्स को डायलेट करवाती है। और स्पेसिफिक जगह क्या होती है? पिनाइल ब्लड वेसल्स, पिनाइल ब्लड वेसल्स को डायलेट करवाती है ना, स्पेसिफिक ब्लड फ्लो बढ़ाती है वहां पे स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स के अंदर। तो क्या हुआ? बाय चांस, सडन बाय चांस इन्वेंशन हुआ। रिसर्च किसी और चीज की कर रहा था, रिसर्च हो नतीजा सडनली कुछ और निकल गया। सुना मेरी बात समझ में आया? दिस इज कॉल्ड अल्फा एरर, दिस इज कॉल्ड अल्फा एरर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप 1 एरर बोलते हैं इसको कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इफेक्ट जस्ट बाय चांस, बाय चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इफेक्ट जस्ट बाय चांस विच इज नॉट प्रेजेंट इन रियलिटी, जो वास्तविकता में प्रेजेंट नहीं है, रियलिटी में प्रेजेंट नहीं है, और मुझे संभावना है जो रिजल्ट पाने की वो बाय चांस है। बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए इफेक्ट इज बाय चांस, जस्ट बाय चांस, बट वो रियलिटी में प्रेजेंट नहीं था। समझ आया? दिस इज कॉल्ड अल्फा एरर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखना। अल्फा एरर हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार तुम्हारे एग्जाम में अल्फा एरर के बारे में पूछा गया है। अल्फा एरर समझ आई बात? अल्फा एरर किसे बोलते हैं? आज के बाद क्वेश्चन गलत करके आओगे क्या? नहीं करके आएंगे सर, कभी भी गलत नहीं करके आओगे, ठीक है। और यहाँ पे बीटा एरर की बात करूं, टाइप 2 एरर की बात करूं, है ना विराट जी? लगता है सल्फेनाडिल को पहले रिसर्च करके आए हैं गूगल पे। क्या है सर ये नाम तो पहली बार सुना हमने, तो किसी और नाम से जानते थे इस दवाई को। अबे फोड़ दिए जाओगे, किसी और नाम से जानते थे दवाई को। मेडिकल केमिकल नेम याद रखें उस दवाई का, ठीक है। चलें, अगला है टाइप 2 एरर। अगला क्या है? टाइप 2 बीटा एरर, बीटा 2 एरर। याद रखें बच्चों, एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस विच इज नॉट ट्रू, एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस विच इज नॉट ट्रू। बीटा एरर के बारे में कभी और बताऊंगा, आज अल्फा एरर बताया तुम्हें, बीटा एरर के बारे में कल कोई शानदार सा एग्जांपल याद करके आऊंगा, फिर शानदार सा एग्जांपल बीटा एरर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और कल मेरी कहीं पे क्लास नहीं होगी, कल मेरी ना तो यूट्यूब पे क्लास है, ना अनअकैडमी के ऐप पे क्लास है, ठीक है। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त करते हैं। आज आप सभी से अलविदा लेता हूं मैं, और कल अपना इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, आखिरी सेशन रहेगा, कल आखिरी सेशन है। कल सभी जुड़ना ना भूलें, कल अपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी करेंगे कि कैसे एग्जाम अटेंड करना है। एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है, पता नहीं कब आएगा, मुझे भी इस चीज की चिंता हो रही है। अभी तक बच्चों के मैसेज आ रहे हैं एडमिट कार्ड कब आएगा, बट मिल जाएगा आप सभी को, ठीक है। सेशन को शेयर ना करना भूले, अगर सेशन शेयर नहीं हुआ तो तुम पकड़ के फोड़ दिए जाओगे। गोलगप्पे नहीं खाने दूंगा, बिल्कुल भी एक भी गोलगप्पा खाने नहीं दूंगा अगर सेशन शेयर नहीं किया तो। गुड नाइट, इसी के साथ शुभ रात्रि, टाटा बाय बाय। रिक्वेस्ट किसी की एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी वीडियो की, बिल्कुल माफ करें, क्योंकि रात के 9:30 बज रहे हैं। 9:30 बजे तुम अगर बात करोगे, है ना, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी किसी की, है ना। अरे करनी है कि नहीं करनी? नहीं करनी, ठीक है। कोई चाहता है जो बात करना चाहता है, कोई भी नहीं चाहता होगा इस टाइम तो बात करना मुझसे ना, इस टाइम मुझसे कोई बात करना नहीं, क्यों ही चाहेगा, क्यों ही मुझसे कोई बात करना चाहेगा। चले, ठीक है। और बिल्कुल बात इस टाइम ना ही करे तो ठीक रहता है, घर वाले जग जाएंगे, और घर वाले अगर जग गए तो मामला गंभीर हो जाएगा। चलें, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, सी यू। कल मिलते हैं दोबारा से, कल इसी टाइम दोबारा मिलेंगे 9:30 बजे, ठीक है। इसी टाइम दोबारा मिलेंगे, 9:30 बजे मिलेंगे। सी यू सून, टाटा बाय बाय, ख्याल रखें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, और शानदार सी नींद लें। और सुबह कल सर 9:30 नहीं सर 10:30, अरे 9:30, कल 9:30 PM पे रात को दोबारा मिलेंगे इंस्टाग्राम लाइव। कल यूट्यूब और अनअकैडमी पे क्लास नहीं है मेरी बच्चों, कल मैं रेस्ट करूंगा, कल आप भी रेस्ट करें, थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा सा ब्रेक लें, ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं करनी है ना, रिक्वेस्ट आ रखी है यहाँ पे, बट एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं, माफ करें मुझे, रिक्वेस्ट आ रखी है यहाँ पे, बट मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तिष्का जी सो जाएं,
हाँ सो जाए, मुझे पता आपको बहुत भयंकर नींद आ रही है। चलें, बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।